हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग का रीजनिंग का मैराथन क्लास है और सीजल वालों के लिए ये लास्ट मैराथन क्लास है। अब सैटरडे आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, सीधे संडे को फिर एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, लास्ट मैराथन क्लास है। तो अभी तक जितनी भी मैराथन क्लासेस हुई हैं मैथ्स रीजनिंग में, आपने उसमें फॉर्मूले वगैरह की प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, अभी आप प्रिपेयर्ड हैं कि आप सीधे अब एग्जाम में अच्छे से बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, प्रिपेयर्ड है। तो मैं जल्दी से क्लास की लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप पे, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये गलती से मेंस्ट्रुएशन इसमें पड़ा है, मेंस्ट्रुएशन नहीं है, ये आपका रीजनिंग मैराथन क्लास है। मैं फॉर्मूले वगैरह की प्रैक्टिस कर, तो जितने लोग आ चुके हैं जल्दी से ग्रुप में आए सेंड करिए, जितने लोग आ चुके हैं। मैं फॉर्मूले वगैरह की प्रैक्टिस कर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं संडे को लेके। मेंटली प्रिपेयर मतलब ये है, नहीं कह रहा हूँ कि एकदम टेंशन में है, प्रेशर में है। एकदम चिल होके रहिए, बस एग्जाम दीजिए, उसके बाद पार्टी करेंगे अपन, है ना। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून लोसांग जी, यामचा जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए हम लोग लास्ट, हाँ जी, देख देख जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट मोमेंट में इसी टाइप से क्लासेस करते हैं ताकि आपका एट द एंड चीज थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो जब तक मैं क्लास को अपना कंटिन्यू करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में सारी लिंक शेयर करता हूँ, तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का 312 1680 85 504 516 पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर गलत है, कौन सा नंबर गलत है जो आ चुका है, नहीं आना चाहिए, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर गलत है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा नंबर गलत है आपको बताना है। एक आंसर आया है। ठीक है, दो आंसर आया, तीन चार, हाँ। ठीक है, ठीक है, तो 85 गलत बता रहे हैं, कुछ लोग 504 बता रहे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जल्दी ज्वाइन कर जाइए। 16 बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। ठीक है, देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच ये रखना है कि अगर आप गलत ढूंढने में लग जाएंगे ना, गलत ढूंढने में कि गलत कौन है, तो पूरी दुनिया गलत लगती है फिर, ये है ना। क्या लाइन मारी है मैंने, वाह 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 वाह, है ना। तो ऐसे गलत नहीं ढूंढना है। किसी को 3 गलत लग रहा है, किसी को लग रहा है नहीं हमको 12 देखने में अच्छा नहीं लग रहा, सर 12 को गलत बोल दीजिए प्लीज। कोई 85, कोई 504, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, सीरीज बनाओ चुपचाप, अपना काम करो चुपचाप, है ना, सीरीज बनाओ। अब जो मेरी सीरीज में आड़े आएगा, जो मेरी सीरीज को बनाने में मदद नहीं करेगा, वो सारे गलत है, तो उसको सीधे मैं गलत बोल दूंगा। ये अप्रोच रखना है दिमाग में। ठीक है, समझते नहीं है जी। तो सीरीज बनाइए, तो सीरीज पे फोकस करिए कि सीरीज कैसे बन रही है। तो देखो, 3 से 12 कैसे बना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। और देखो 12 में अगर मैं 4 को जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 12 में अगर मैं 4 को जोड़ दूं कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो +12 कर दिया। 16 से 80 कैसे बना होगा, 5 मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो अगर मैं 80 में 5 प्लस कर दूं, क्या बन गया 85। अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं वही चीज मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम पे जोड़ा है। जो मल्टीप्लाई करूं वही चीज नेक्स्ट टाइम जोड़ा है। तो 85 इंटू 6 आपका आना चाहिए 504। तो चेक करो 85 इंटू 6 504 है क्या, यस और नो। अब ये तो कर लो बाबू लोग। 85 इंटू 6 504 है या ना। नहीं है, इसका मतलब हमारा जो रॉन्ग है इस सीरीज में 504 है। रॉन्ग क्या है सीरीज में, 504 है। ठीक है, इस सीरीज में हमारा रॉन्ग क्या है, 504 ऐसे पहचानना है। क्लियर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। ये भी आपका पीवाईक्यू को क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 2 6 30 2 10। तो बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताना है। हाँ जी, तो देखो ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपका 1 से 2 क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई। 2 से 6 क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई। 6 से 30 क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई। 30 से 2 10 क्या हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई। तो देखो इसमें गलती बस ये नहीं करना है कि ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये कैसे नंबर्स हैं। तो ये आपका नंबर जो है ये आपका प्राइम नंबर है, प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर है, इसी वजह से आप इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका 11 मल्टीप्लाई करेंगे। और ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे झोंक के आ गए थे 9 मल्टीप्लाई करके, जबकि क्या होना चाहिए 11 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2310 हो जाएगा 2310। तो ये मैंने इसलिए दो क्वेश्चन कराए, तब तक अपना लिंक वगैरह भी शेयर हो गया। अब मैं आपका सबसे पहले डाइस प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, डाइस प्रॉब्लम का चलो भाई बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। तो मान लो ये अपना एक डाइस है, और ये डाइस मान लो मेरा नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस है, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो नॉर्मल डाइस है, ठीक है ना। मान लीजिए ये 2 3 4। तो आप जल्दी से बताइए अपोजिट टू थ्री क्या होगा। अपोजिट टू थ्री क्या होगा। हर एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा, लगभग मेरी क्लास 3 साढ़े 3 बजे तक रहेगी, तो जितने कॉन्सेप्ट हैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ। तो एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ऑलरेडी रीजनिंग की सर क्लास ले चुके हैं। हमारा मकसद था लास्ट मैराथन थर्सडे को रखा जाए, बस। तो ये मैराथन रखने का एक ही मकसद है कि आप लोग का रीजनिंग में और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। मकसद क्या है, रीजनिंग में और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर ये मकसद है तो आप आंसर दीजिए, डियर है ना, आंसर दीजिए। गलत सही जो भी आंसर दीजिए। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 5 6, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 1 5 6। तो देखिए सिंपल सी बात है, 2 3 4 दिख रहा है तो 1 5 6 नहीं दिख रहा है। अब ये नॉर्मल डाइस है, मैं कुछ नहीं कह सकता कौन होगा, तो 1 5 6 मान के चलूंगा मैं क्या मान के चलूंगा, 1 5 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे। चलिए वन कॉमन है, वन कॉमन है, 2 3 4 4 1 5, वन कॉमन है। अपोजिट टू 4 बताना है क्या होगा। अपोजिट टू 4 क्या होगा बताइए। अपोजिट टू 4 क्या होगा बताइए।
वन कॉमन है, अपोजिट टू फोर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि दोनों में फोर कॉमन है, और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको? कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? तो देखो, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया, सिक्स बचा है। तो जो नंबर नहीं दिख रहा है, फोर के अपोजिट वो हो जाएगा। ठीक है, तो फोर के अपोजिट सिक्स आ जाएगा। भाई वन कॉमन है ना, तो जो नंबर नहीं दिख रहा है वो उसके अपोजिट हो जाएगा जो आपका नंबर दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं भाई कि सर इसको पूरा ही करिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे सर, पूरा करिए। तो जो मैंने क्लास में ट्रिक बताई थी कि आप फोर पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ। ठीक है, तो फोर थ्री टू फोर वन फाइव, तो फोर के अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या नंबर नहीं दिख रहा है? सिक्स नहीं दिख रहा है, तो फोर के अपोजिट सिक्स हो जाएगा। ठीक, अभी तो मानेंगे? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए दो कॉमन है, ए डी ई, बी ए ई, दो कॉमन है, बी ए ई। अब यहाँ पे बताना है सबसे पहले आपको कि बी के अपोजिट क्या हो जाएगा। बी के अपोजिट, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा बताना है। बी के अपोजिट क्या हो जाएगा बताना है जी। हाँ जी, बताइए क्या हो जाएगा बी के अपोजिट। देखिए टू कॉमन वाला है, तो टू कॉमन में क्या है कि देखो, ए आपका मैच कर गया, ई आपका मैच कर गया। ठीक है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो बी के अपोजिट डी हो जाएगा। जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब जल्दी से बता दो ए के अपोजिट क्या होगा। जल्दी से बता दो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा। ए के अपोजिट, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो देखो क्या क्या नहीं दिख रहा मेरे को, तो ए बी सी, सी नहीं दिख रहा और एफ नहीं दिख रहा मेरे को, सी और एफ नहीं दिख रहा, सी और एफ नहीं दिख रहा मेरे को। तो ए के अपोजिट सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। ए के अपोजिट सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। जो नहीं दिख रहा है वही हो जाएगा। ए के अपोजिट सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, नहीं कह सकते कुछ। दोनों हो सकता है, यस और नो, दोनों हो सकता है। ऐसे बताइए आप लोग, मान लो मैं कह दूं कि ई के अपोजिट क्या हो जाएगा। अब ये तो करेक्ट बताइए, ई के अपोजिट क्या हो जाएगा? अगेन ई के अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या नहीं दिख रहा मेरे को? सी नहीं दिख रहा, एफ नहीं दिख रहा, तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा? सी या एफ में कोई एक होगा। ठीक है, चलो भाई। टू थ्री फोर वन फाइव सिक्स, बताइए टू के अपोजिट क्या होगा? टू के अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? टू के अपोजिट क्या होगा बताइए? तो ये आपका ओपन डाइस में आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? जेड मेथड वाला। ओपन डाइस में कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये जेड मेथड वाला, या आखिरी क्लास में बताया था जेड मेथड वाला, उसे करना है। सब लोग आंसर दीजिए।
तो देखिए मैं यहाँ कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं क्या करा रहा हूँ, आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपका एक शॉर्ट नोट्स जैसा रिवाइज करना जैसा हो जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जेड बनाना है, तो टू से आए नीचे, नीचे आए और ये नीचे आए, तो टू शुरुआत किया, वन में एंड हुआ, तो टू का अपोजिट क्या हो जाएगा। बताइए फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा। हाँ जी वन बिल्कुल सही है डियर, वन बिल्कुल सही है। फोर के अपोजिट क्या हो जाएगा। फोर के अपोजिट, तो देखिए फोर शुरुआत करिए, फोर से नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, फोर शुरुआत किया, जेड पे आपका बन गया, सॉरी सिक्स पे आपका बन गया जेड, तो यहाँ फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्स। अच्छा बिल्कुल सही है, सिक्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए आप लोग, वन टू फोर सिक्स थ्री फाइव, तो वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्स का अपोजिट क्या होगा, जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, जो भी बचा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। वन का अपोजिट क्या होगा बताइए। वन का अपोजिट, इसमें क्या बताया था, क्रॉस जाना है आपको, क्रॉस, तो वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो वन का अपोजिट फोर। ठीक है। थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री का अपोजिट, थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो क्रॉस जाइए, थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री का अपोजिट हो जाएगा टू, थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा टू, क्रॉस जाइए, थ्री का अपोजिट क्या हो जाएगा टू, थ्री का अपोजिट टू। फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको डाइस प्रॉब्लम में सिखाया था कि टू अपोजिट सरफेस, याद रखना इस चीज को, अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर, कैन नॉट बी सीन टुगेदर, कैन नॉट बी सीन टुगेदर, दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती है, ठीक है, कैन नॉट बी सीन टुगेदर। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर। सबसे पहले पहला हम लोग क्वाड्रेटल को फोकस करते हैं। जल्दी से बताइए मेरे को, इसमें कितने स्क्वायर है, स्क्वायर कितने, जल्दी से बताइए, इसमें कितने स्क्वायर, फास्ट। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर जो होंगे वो फाइव होंगे, ठीक है, स्क्वायर तो फाइव होंगे, वन टू थ्री फोर, ये बड़ा वाला फाइव। ठीक है। जल्दी बताइए टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे, टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे जल्दी बताइए, टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे जल्दी से बताइए। टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे जी। तो टोटल रेक्टेंगल यहाँ पे हो जाएंगे नाइन, नाइन, क्योंकि हर एक स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है। टोटल रेक्टेंगल कितने होगा, नाइन। अरे भैया 25 कहाँ से ले आए, नाइन होंगे टोटल रेक्टेंगल, नाइन, क्योंकि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है ना। अब ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, तो ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए तब आपको फोर बोलना है, तब बोलना है फोर। तो ओनली रेक्टेंगल में ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये आपका ओनली रेक्टेंगल है। तो ओनली रेक्टेंगल में फिर फोर बोलना है, ठीक है। हाँ जी क्लियर है।
चलो नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बस। यहां जल्दी से बताइए मेरे को, टोटल कितने स्क्वायर है, बताइए स्क्वायर टोटल कितने हैं। यहाँ बताइए टोटल कितने स्क्वायर, बताइए कितने स्क्वायर है टोटल। टोटल स्क्वायर कितने हैं बताइए। तो देखिए टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, टोटल स्क्वायर 1 2 3 4, ये 4 तक गिनती गई, 4 तक गिनती गई, यस सुनो। अब 4 तक गिनती जाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 तक गिनती गई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मारो, 4 और 3 का मल्टीप्लाई, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 3। फिर क्या करना है, दोनों में एक एक घटाओ, एक एक घटाया 3 × 2, फिर दोनों में एक एक घटाया, कितना हो गया 2 × 1, फिर एक एक घटाया कितना हो गया 1 2 0, जीरो आने पे रुक जाते थे अपन। ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 2, 12 6 18 +2 कितना हो गया 20, तो 20 स्क्वायर हो गया। ठीक है स्क्वायर। चलो इसी क्वेश्चन बताइए टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, इसी क्वेश्चन बताइए टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। जैसे टोटल स्क्वायर बता दिया, अब टोटल रेक्टेंगल बता दो। हाँ जी जल्दी से आंसर दीजिए, जिनको प्रैक्टिस करनी है लोग ट्राई करिए जितना फास्ट आंसर दे सके, है ना। तो रेक्टेंगल की ट्रिक क्या थी, तो आपको नंबर्स यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर देना है, बताया था क्लास में। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कर दिया, इनटू नीचे भी नंबर क्या करना है, प्लस करना है, तो 1 2 3 प्लस कर दिया, 1 2 3 प्लस कर दिया, तो ऊपर कितना आ गया 10, नीचे कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई कितना बन गया 60, मल्टीप्लाई कितना बन गया 60, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं 60। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूं, एक ही क्वेश्चन से रिवाइज करा दूंगा, इसी क्वेश्चन पूछ लूं ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन पूछ लूं ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली रेक्टेंगल बताइए कितने हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन बताइए ओनली रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे। तो ओनली रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो ओनली रेक्टेंगल क्या होता है, टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर, ये होता है ओनली रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल कितना है 60, टोटल स्क्वायर कितना है 20, घटा दो कितना बचा 40, कितना बचा 40, तो ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए 40। एक ही क्वेश्चन सारा रिवाइज हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ, इसमें बताइए कितने स्क्वायर हैं। कितने स्क्वायर बताइए, टोटल स्क्वायर कितने हैं, टोटल स्क्वायर, टोटल स्क्वायर कितने हैं बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका पीवाईक्यू में आ भी चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया भी था।
तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी रहते हैं, आपको मेंटली रेडी रहना है। इस टाइप से क्वेश्चन जो क्लास में कराया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। ठीक है, तो कितने इसमें स्क्वायर्स हो जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। अंदर कितने हैं 5, फिर कितने हैं 5, फिर कितने हैं 5, तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया 15। 15 आपके स्क्वायर है, 15 स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब ऐसे ही एक और वैरायटी जो मैं कराता हूँ, इसके बताइए कितने स्क्वायर हैं। हाँ जी, यहाँ बताइए टोटल स्क्वायर कितने हैं। पूरी जेपी लाइव बहुत ज्यादा डेटा का। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट लाइव क्लास आपकी यूट्यूब पे होगी। ठीक है, एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा पूरा कॉलेज चला गया, और मैं फेसबुक कभी कभार ही यूज करता था। फेसबुक जैसे कभी महीने 2 महीने में कोई फेसबुक ओपन कर लिया। अब यहाँ अरुणाचल में क्या है, अपना स्टूडेंट फेसबुक ही चलाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, यूट्यूब में कराएंगे। एक्चुअल में क्या डियर, यही लास्ट क्लास है, यही लास्ट क्लास है, इसलिए आप जो कहोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, यही लास्ट क्लास है। आपका सर स्काइप में कराओ, मैं कहीं यस, यही लास्ट क्लास है। अदरवाइज क्या है ना कि ये क्लासेस का जो मकसद क्या है कि मेरा जो मोरल बैकग्राउंड क्या है इस क्लास में बताता हूँ, कि मैंने मान लो 4 साल पहले स्टार्ट किया पढ़ाना अरुणाचल में। तो जो 4 साल पहले मैंने यूट्यूब नहीं स्टार्ट किया था, फेसबुक स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारा स्टूडेंट फेसबुक में है ना। तो मेरा जो पहला स्टूडेंट है ना, उसके तक भी बात पहुंच जाए कि सर एग्जाम आ गया है, तो सर क्लास ले रहा है ना। मेरा मकसद यही है, उसको ये लगना चाहिए कि हाँ सर हमको भूल गए हैं बस। तो भाई वो जो मेरा पहला स्टूडेंट जो होगा ना, तो बस यही फेसबुक से इसलिए थोड़ा सेंटीमेंट जुड़ गया मेरा ना, कि पहले फेसबुक स्टार्ट किया था फिर यूट्यूब पे आया था अपन। ठीक है, तो बस सेंटीमेंट ही है, अदरवाइज हम फेसबुक को खुद प्रेफर नहीं करते हैं, यूट्यूब को ही प्रेफर करते हैं। हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, पेड लाइव क्लासेस जो हमारी जो कोर्सेज की हैं, वो यूट्यूब पे ही जाती हैं प्राइवेट मोड पे। फेसबुक पे हम प्रेफर नहीं करते, बस ये एक सेंटीमेंट है तो। अभी आप कुछ भी कर दो, मैं हाँ बोल दूंगा। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे कितनी है स्क्वायर्स, तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन कुछ कॉमन आ गया, 1 2 कॉमन आ गया, तो 5 + 5 + 5 15 -2, 15 - 2 कितना 13 सर आ जाएगा। तो अभी जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कोर्स किसी का कंप्लीट होगा, तो हमको नए स्टूडेंट जो आए बिल्कुल बिल्कुल जीरो से सीख रहा है, उसको तो ध्यान देना है, उसको ध्यान देना है। तो कोर्स किसी का कंप्लीट हो, लेकिन उनको एक उम्मीद रहती है कि हाँ जब एग्जाम पास में आएगा तो सर हमारा रिवाइज करवा देंगे, है ना, ये उम्मीद रहती है। इसीलिए यूट्यूब पे हम लोग उसकी रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, चलो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अरुणाचल के स्टूडेंट फेसबुक के ग्रुप में क्या चल रहा है सब छोड़ छाड़ के कुछ प्रोडक्टिव अपना करेंगे यूट्यूब पे, तो हम फिर फुल्ली यूट्यूब में आ जाएंगे। तब तक देखिए जैसा स्टूडेंट है वैसा हमको बनना है। अभी मैं इतना पीवाईक्यू कराया, मैं ऑफलाइन जा जाके पूछता था पीवाईक्यू किया अगर नहीं किया, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं गुस्सा होने की जगह मैं रीजन ढूंढा क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे पता चला सबका सब रील में ही डूबा पड़ा है। तो मैंने अपना जो सोशल नेटवर्क मैनेज करने वाला उसको बोल दिया कि एक काम करो भाई, पीवाईक्यू को एक एक क्वेश्चन की रील बना दो यार। तो किसी किसी पीवाईक्यू में मैं खुद ही बोला हूँ कि यार तुम रील बहुत देखा करते हो, अब वही रील बन रही मेरी, है ना। उस रील में मैं यही बोल रहा हूँ कि रील मत देखा करो। ठीक है, तो क्या करें, मैं जैसा स्टूडेंट है तो करना है अपने को। हाँ जी, कह रहे हैं सब भाई सब अरुणाचल डूबा हुआ है, इसीलिए मैं भाई सब अरुणाचल में भी डाल दिया कि भाई वहां पे जो कुछ मजे करने गया है कि लाओ कुछ देखते हैं क्या करने चला लो सर, यहाँ पे भी आ गया तो वहां पे भी डाल देता हूँ मैं, है ना। कि तुम कैसे नहीं पढ़ोगे यार, पीछे पड़ जाएंगे, कैसे नहीं पढ़ोगे यार तुम। जिद्दी हैं अपन भी, तुम रील देखोगे रील में पढ़ा देंगे यार, तुम पूरा कोर्स बना देंगे। 2000 रील बना देंगे मैथ का, 2000 रील में पूरा कोर्स हो गया। रील देखो सुबह से बैठ के क्या कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, है ना, और रील देखते देखते सिलेक्ट हो गए। ठीक है, मैं तो समझा रहा हूँ, मैं उंगलियों में गिन सकता हूँ
कि मैंने कितनी बार होमवर्क दिया है स्टूडेंट को, ऑफलाइन वाले कितनी बार होमवर्क दिया है, या ऑनलाइन वाले भी, कभी मैं होमवर्क नहीं देता हूँ। रीजन ये करते ही नहीं है आप लोग, कभी नहीं देता मैं। इसके बावजूद 200 सिलेक्शन दिए हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। तो या तो मैं ये टेंशन लूं, मैं डेली तुम्हें गाली बकूं क्यों नहीं होमवर्क करते हो, या तो मैं देखूं कहाँ तुम क्या करते हो, उसी हिसाब से मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल लूं, है ना। तो देखो मैं थोड़ा सा इस चीजों में कम यकीन करता हूँ कि मैं डांटू वाटू, है ना। तरीका निकाल लिया कि भाई ये लोग होमवर्क करेंगे नहीं, तो क्लास में ही इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, क्लास में ही करा दो। अभी मेरा टारगेट है मैं 2000 रील बना दूंगा, है ना, 2000 रील में सारा हो जाए, खत्म बात है। तुम्हें 2000 रील दे दूंगा, 2000 रील देख लो, हो गया मैथ। सीजीएसएस की प्रैक्टिस करनी है, सीजीएसएस रील निकाल दो, सारे रील देख डालो, है ना। जैसे तुम वैसे हम, खत्म बात। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल की बात आ गई, कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, कितने ट्रायंगल्स हैं। हाँ जी, फॉर्मूला की रील बना देंगे। रील के दौरान जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, तुम रील भी नहीं देखोगे तो नाच नाच के रील बनाएंगे कि 60 सेकंड 30 सेकंड नाचेंगे, 30 सेकंड पढ़ा देंगे, है ना। पॉलिटिक्स ज्वाइन करो सर। नहीं नहीं, ये ना हो सकेगा हमसे। हाँ जी, कितने ट्रायंगल्स हैं, तो 1 2 3 4। ट्रिक क्या है, जोड़ दो। 1 2 3 4 कितना आ गया, 10 हो गया। चलो भाई, जल्दी से बताओ कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं। वैरायटी चेंज, यहाँ कितने ट्रायंगल्स हैं बताओ, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए। नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए। ट्रिक क्लियर है ट्रायंगल वाले में। ट्रायंगल में ट्रिक क्या है कि जो भी नंबर्स हैं इनको जोड़ दो। नंबरिंग करो 1 2 3 4, उनको जोड़ दो बस। तो जोड़ दिया, 10 आ रहा है, 10 ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे जोड़ा आपने, 1 2 3 4 जोड़ दिया, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ दिया। अब ये देखो कितनी होरिजेंटल लाइन है, तो ये पहली होरिजेंटल लाइन, ये दूसरी होरिजेंटल लाइन, ये तीसरी होरिजेंटल लाइन, 3 होरिजेंटल लाइन है। तो 3 से मल्टीप्लाई मार दो, तो ये हो गया 10 × 3 कितना हो गया, 30 हो गया। टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, 30। तो पहले का निकाल दो, बाकी सब क्या करना है, मल्टीप्लाई मार देना। जितनी ओरिजेंटल लाइन है उसको मल्टीप्लाई मार देना है, ठीक है। अब बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं, अब बताओ, अब बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं। अब बताइए कितने ट्रायंगल्स हैं भाई, यहाँ पे ट्रायंगल बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए आप। तो देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहली होरिजेंटल लाइन है, इसको फोकस करो। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल सॉल्व करना है, तो पहली में फोकस किया, 4 तक पहुंचे। फिर देखो दूसरी में कितना है, तो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, ठीक है। यहाँ पे कितना जोड़ना है, तीसरी में कितना है, 1 2, तो तीसरी में कितना है, 1 + 2। अब इनको सबको प्लस कर दो, तो ये तो हो गया 10, ये हो गया 6, ये हो गया 3। जोड़ दो, कितना आ गया, 19 आ गया। तो टोटल कितना हो गया, 19 हो गया जी। 19 लग रहा है वो।
झूठ बोलना है आप, 20 नहीं होगा जी, 19 होगा। झूठ क्यों बोलना है यार भाई, 20 क्यों होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे। यहाँ बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे। अरे मजाक कर रहा था तो। हाँ जी, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बताई थी कि आप देखो ये जो दोनों लाइनें हैं, ये कितने सेक्शन डिवाइड कर रही हैं। तो पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, 3 सेक्शन है। तो जो मैक्सिमम नंबर है उसका क्यूब कर दो आंसर। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 आंसर आया। आंसर कितना आ गया, 27। ठीक है, तो जो मैक्सिमम सेक्शन है उसका क्यूब कर दो आंसर। चलो भाई बताओ जल्दी से, यहाँ कितने आपके ट्रायंगल्स हैं। यहाँ कितने ट्रायंगल्स हैं बताइए। यहाँ ट्रायंगल कितने हैं। तो यहाँ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 नंबरिंग किया, जो मैक्सिमम नंबर है उसका डबल कर दिया आंसर। तो 4 का डबल कितना, 8 आंसर आ गया। 8 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, 8 ट्रायंगल्स हैं। चलो भाई बताओ यहाँ कितने ट्रायंगल्स हैं। यहाँ कितने ट्रायंगल्स हैं। हाँ जी, यहाँ ट्रायंगल बताइए आप। यहाँ कितने ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे आपके ट्रायंगल क्या हो गया, देखो इतना क्लियर कट हो गया अपने को कि एक में 8 होंगे, क्लियर कट हो गया। तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। और याद रखो जब भी दो को मिलाएंगे तो 2 एक्स्ट्रा होगा, 2 एक्स्ट्रा। देखो एक ये एक्स्ट्रा बन रहा है, यस और नो। एक ये एक्स्ट्रा बन रहा है, एक्स्ट्रा। वैसे एक ये एक्स्ट्रा बन रहा है, एक्स्ट्रा। तो दो को मिलाएंगे, दो एक्स्ट्रा बनेगा, ये दो एक्स्ट्रा बन रहा है। तो कितने हो गए, 8 8 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो जाएगा। 18, 18 आ रहा है। ठीक है, और जो लोग 18 नहीं लिख रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो आता है आपको, बस आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि कोई ये ना समझ जाए कि मेरा आंसर करेक्ट है ना। डाउन टू अर्थ है हम लोग, आता है। मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। हाँ जी, अब बताओ कितने हैं। अब बताओ कितने हैं। तो देखो एक में 8 है, तो कितने हो गए, 8 8 8। ठीक है, हर दो बार जोड़ने पे दो एक्स्ट्रा, दो एक्स्ट्रा इसके, दो एक्स्ट्रा इसके। कितना हो गया, 24 प्लस 4 कितना, 28। ठीक है, इसके बाद क्या करना है भाई, यहाँ पे 28 हो गया। एक और बता दो इसमें कितने हैं, एक और बता दो इसमें कितने हैं। ठीक है, तो इन चार वैरायटी बन गई, चार में कोई भी वैरायटी पूछ सकता है एग्जाम। इन चार में कोई भी वैरायटी पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें। तो देखो यहाँ पे 8 8 8, एक बार और 8 आ गया ना, और दो पे दो एक्स्ट्रा होता है, 2 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद एक और बड़ा सा बन रहा है ट्रायंगल, एक बड़ा सा ये, एक और ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये और बन गया। तो वन और एक्स्ट्रा आ गया। तो 8 8 8 8 32 हो गया। तो ये 6 हो गया, 38 प्लस 1
39 ट्रायंगल्स हैं, तो 39 करेक्ट है, 39 करेक्ट है। ठीक है, चलो भाई ये भी रिवाइज हो गया। अब आते हैं अपन कैलेंडर पे जल्दी से, कैलेंडर पे। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कैलेंडर पे, अभी 2024 चल रहा है, ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? नॉर्मल ईयर है लीप ईयर? 2024 चल रहा है, नॉर्मल ईयर है लीप ईयर? 24 तो आपका लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है, फिर लीप ईयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताइए 1900 जो होगा वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा? 1900 जो है वो नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है? आज मॉर्निंग बैच जो था ईटानगर का 8 to 9 वाला, उस पर टॉपिक करा भी रहा था, इन केस कोई मॉर्निंग बैच वाला है तो ये चीज बता भी सकेगा इसका आंसर। हाँ जी, ये नहीं होगा क्योंकि सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर में क्या है, 400 से डिवाइड करते हैं, तो मान लो 2 जीरो हटा दिए, 19 जो है 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब मेरे को बताओ कि फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? फर्स्ट 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे बताओ? फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? तो देखो फर्स्ट 100 ईयर्स में बिल्कुल आप याद रखिए, डायरेक्टली एमसीक्यू पूछ सकता है, 25 नहीं होंगे, उसमें 1 घटा के कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, एक लास्ट बता दो, फर्स्ट 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? 400 ईयर्स में, 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? अरे ये ऑड डे नहीं है, जीरो बोल दिए, लीप ईयर पूछ रहा हूँ। तो 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 97 हो जाएंगे। ठीक है, कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 97, याद रखिए। 400 कितने हो जाएंगे? 97। 72 जो होते हैं 300 ईयर्स में होता है, 97 हो जाएंगे। चलो बताइए जल्दी से। 43 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे? 43 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे बताइए। तो लीगे जी ने क्या किया है, ये सीधे झोंक दिया, 7 से 43 को झोंक दिया, 6 टाइम में 42 1 आ रहा है ना। ये बाबू वीक है, डे नहीं है, वीक है। देखो, अरे वाह वाह, हम सोचे एक ही लिखा है, अरे अरे यहाँ तो भीड़ लगी है पूरा, है ना। तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग आंसर 1 दे रहे हैं सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, देखो जब भी वीक आ जाए तो याद रखो आपका ऑड डे कितना हो जाएगा? जीरो।
ऑड डे कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि वीक मतलब क्या है, 7 का मल्टीपल, तो 7 मल्टीपल है तो गारंटी है भाई, इस 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं सब लोग। अच्छा 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, ये भी सह लेंगे जी। अभी तो मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, अब मैं बाइक चला के जाऊंगा निजुली तक, है ना, वहां की रास्ता से फ्रस्ट्रेशन डाउन हो जाता है, ठीक है, मतलब मूड खराब हो गया बस। अब रहने दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ मैं, रहने दो इसके पहले कि आंखों से आंसू आ जाएं, ठीक है, रहने दो बस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ। इफ टुडे इज क्या है, टुडे भाई भूल गया मैं, इज वेडनेसडे, क्या है भाई, फ्राइडे सॉरी, इफ टुडे इज फ्राइडे देन what day what day will be after 52 days। अगर आज फ्राइडे है तो 52 डेज के बाद क्या दिन होगा, बताइए। नाम सही वाला और पानी वाला रिजॉर्ट बहुत सुना है यार, उसका जाना तो है कभी, ईश्वर जब परमिशन दे। हाँ जी, तो देखो भाई, सीधे 52 का निकालो ऑड डे, तो 7 से 52 को डिवाइड किया तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49, कितना बचा, 3। तो आपको क्या करना है, फ्राइडे में 3 जोड़ दो, फ्राइडे में 3 जोड़ा क्या हो गया, सैटरडे संडे, तो क्या आ जाएगा आंसर, मंडे आ जाएगा, मंडे, मंडे करेक्ट है, मंडे करेक्ट है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुडे इज इफ टुडे इज ट्यूसडे देन was the day what was the day 20 days before। सर न्यूजिलैंड में भी आपका सेंटर है क्या, नहीं जी, न्यूजिलैंड में सेंटर नहीं, हिम्मत नहीं हो रही खोलने की न्यूजिलैंड में, हिम्मत ही नहीं हो रही है, लेकिन हिम्मत करेंगे नेक्स्ट ईयर तक। रोड की बड़ी परेशानी है। हाँ जी, बताइए भाई। अब तो देखिए। हाँ जी, तो ट्यूसडे आज है, तो 20 दिन के पहले मतलब 20 डेज बिफोर कौन सा दिन था ये बताना है, ठीक है। देखो 7 से डिवाइड किया 20 को, तो 7 टू जा कितना हो गया, 14, तो 6 आ रहा है, तो ट्यूसडे में क्या करना है, 6 माइनस करना है, ठीक है। एक बात समझो, या तो ट्यूसडे में 6 माइनस करो, या ट्यूसडे में एक प्लस कर दो, एक ही बात है, एक प्लस कर दो, तो ट्यूसडे में एक प्लस कर दिए कितना आ गया, वेडनेसडे आ जाएगा, और या तो 6 आप पीछे जाओ, सेम ही है, सेम ही, हम भी डेढ़ वही सोच रहे हैं, जीरो पे ही खोल रहे हैं।
वही है, हम भी यही सोच रहे हैं। जिसको पढ़ना है जीरो हो भाई। हाँ जी। क्लियर। चलो नेक्स्ट बताओ। इफ टुडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी, नहीं, अरे अनाउंस कर दिया था वो। व्हाट विल डेज आफ्टर 15 वीक्स। 15 वीक्स के बाद क्या दिन होगा बताना है। अरे सेम डे नहीं बोलना है, मंडे बोलना, ठीक है। अच्छा देखो, मंडे तो बोल दो जी। तो मंडे प्लस जीरो, क्या मंडे जीरो में खोलने से स्टूडेंट बार्गेनिंग, देखो बार्गेनिंग करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। तो विश्व के किसी भी कोने का हो, बार्गेनिंग करेगा, उसको करना ही चाहिए। बार्गेनिंग करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है? जैसे एक टेस्ट सीट हमारा 500 रुपए का टेस्ट सीट चला करता था, स्टूडेंट उसमें बार्गेनिंग करता, सर ये बहुत ज्यादा है, काइंडली इस चीज को 150 पर ले लीजिए। मैंने टेस्ट सीट बंद ही करवा दिया, बंद ही करवा दिया। अब कोई पीछे पड़ जाता है तो भी टेस्ट सीट को देते हैं, टेस्ट सीट बंद ही करवा दिया ना। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब वो हमको है कैसे उनको टैकल करना है। सेम डे होगा भाई, सेम डे, मंडे है तो मंडे ही होगा। आप देखिए नेक्स्ट बताइए मेरे को, नेक्स्ट ठीक है। ये बताइए कि आप 15 इयर्स में कितने और डेज होंगे। 15 इयर्स में कितने और डेज होंगे। 15 इयर्स में बताइए और डेज कितने होंगे, और डेज। सर तब तो नेक्स्ट टाइम मैथ कुछ नहीं जरूरत। हाँ बिल्कुल। मैं खुद ही कम करने वाला था, 5,000 करके 3,000 कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल 3,000 कर दूंगा। और रोड में बैठा के पढ़ाऊंगा, रोड में, क्योंकि रेंट भाड़ा इतना लगता है, कौन दे रेंट भाड़ा, है ना। फिर बिजली लेके जाता है ना। रोड में बैठा के पढ़ाऊंगा। और एक टीचर कहीं से पकड़ लाऊंगा, है ना। जो स्कूल में टीचर मिलते हैं ना, वो 15-15 20 हजार रुपये में पढ़ाते हैं, स्कूल में टीचर मिलते हैं, इतनी सैलरी और टीचर पकड़ लाऊंगा। वो 3,000 में पढ़वा दूंगा। चिंता मत करिए। तो रोड में लाइन से क्यों बैठे हैं, क्योंकि 3,000 वाले हैं, ठीक है ना? वो मत ध्यान दीजिए, है ना। और शायद और कम हो जाए, इसमें डिस्काउंट करवा दूंगा, डोंट वरी। तो देखो 15 साल में कितने और डेज है निकालना है, 15 साल में, ठीक है। तो देखिए 15 साल में कितने और डेज हैं, इसके देखो मैं 3 स्टेप बताता हूँ, 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है और डेज निकालने का। तो फॉर्मूला ये होता है कि आपका डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस में नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस में नंबर ऑफ लीप ईयर। तो देखो 15 इयर्स में कितने हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे। तो पहले आप लीप ईयर निकालो, तो 4 से 15 को डिवाइड करो। 3 बार में डिवाइड हुआ, 3 बार में डिवाइड हुआ, तो जितने बार में डिवाइड हुआ ये हो गया नंबर ऑफ लीप ईयर। और डिफरेंस में 15 डाल दिया, ठीक है ना। तो 15 + 3 कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। अब क्या करना है, 18 7 से बड़ा हो गया, तो 7 से डिवाइड करो 18 को। तो 7 2 जाए कितना, 14। अब 14 यहाँ पे माइनस के कितना आ रहा है, 4, तो फाइनल रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो ऑड डेज कितना हो जाएगा, 4। ऑड डेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑड डेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। ऐसे निकाल सकते हैं आप किसी भी, कितने भी ईयर्स का नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल सकते हैं।
अब ये वाला तो मैंने क्लास में रटवाया था, लेकिन देखता हूँ कितने लोग को रटा है, कितने लोग को नहीं रटा है। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे 100 ईयर्स में, ये तो रटवाया था। नहीं रटा तो ऐसे निकालना पड़ेगा। और नहीं रटा तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और रटा है तो बहुत अच्छी बात है। 100 ईयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता सेंट्रल एग्जाम में, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे 5। 200 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 200 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, रटा होना चाहिए रटा। 200 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, ये डायरेक्ट सेंट्रल एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं ये। देखो अभी अपने एग्जाम में रीजनिंग पहली बार आया है, तो क्वेश्चंस धीरे धीरे अभी वो इवॉल्व करेंगे ना। तो जो बाहर के पैटर्न है उसको एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं, एकदम रट के जाओगे। 200 में कितना हो जाएगा, याद करवाया था 3। 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा 1। और 400 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 400 ईयर्स में, 400 ईयर्स में कितना हो जाएगा। बाबू हमारा एक 400 ईयर्स में जब लीप ईयर पूछा था, कोई जीरो बोला था, यहाँ जीरो होगा डियर। जीरो वाला भी है, लाइफ क्लास छोड़ देगा, यहाँ जीरो होगा, ठीक है ना। तो और डेज ये हो गया, इसी में देखो मैं लीप ईयर भी याद करवाता हूँ, उसको भी याद कर लो दोबारा से। 24, 48, 72 और 97। तो ये हो गया और डेज, ये हो गया लीप ईयर। ये दोनों याद करते हुए चलो। चलो भाई आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं रीजनिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज, कुछ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट का बहुत गलती होता है, बहुत। बताइए 4, 9, 25, 49, बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार सही बताएंगे आप लोग। 64, 81, 121, 100, क्या होगा बताइए नेक्स्ट नंबर। हाँ जी। देखो भाई, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है। सारे के सारे प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं। प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 11, तो 11 का स्क्वायर कितना, 121। ठीक है 121। ठीक है जी। इसी में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अब बताओ क्या होगा, 149, 25, 49, अब क्या होगा बताइए। अब क्या होगा। अब यहाँ पे ये ऑड नंबर्स के हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का, सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहेंगे, मनुष्य समझ के माफ कर दिएगा, ये 4 नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 81 आएगा। ठीक है, इन दो बातों को याद रखेंगे जी। चलो अब नेक्स्ट बताओ यहाँ क्या होगा। 353, 354, 351, 356, 349, तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा।
तुक्का पावर 353, 358, 360, वाह 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 वाह, बहुत वैरायटी आ रही है। ठीक है, देखो 353 से 354 क्या हो रहा है, +1। ठीक है, 354 से 351 क्या हो रहा है, -3। +1 -3, अभी कोई दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अभी 351 से 356 क्या हो रहा है, +5। अब इतना समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर, पहले 1 फिर 3 फिर 5, पहले प्लस माइनस फिर प्लस, तो नेक्स्ट माइनस होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से -7 होना चाहिए, चेक करते हैं। 356 7 माइनस के 349 बिल्कुल सही है, अब तो मजा आ गई। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस का 9, तो 1 3 5 7 9, तो 349 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो ये 358 हो जाएगा जी। 358, 358 करेक्ट आंसर, 358 करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो, अरे ऐसे चिंता नहीं करते, हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट बताओ भाई, 112624 120, बताओ नेक्स्ट क्या होगा, बताओ नेक्स्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्या होगा। हिंट दे दिया, मल्टीप्लाई का है, हिंट दे दिया, मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई सोचो कुछ। तो 1 से 1 क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई, 1 से 2 क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई, 2 से 6 3 मल्टीप्लाई, 6 से 24 4, 24 5, ये कितना हो जाएगा, 6, कितना बैठ गया, 720। ठीक है, कितना बैठ गया, 720। चलो भाई नेक्स्ट, 1 3 10 21 64 129 356 और 777, इस सीरीज में रॉन्ग क्या है ये फाइंड आउट करना है, गलत क्या है ये फाइंड आउट करना है। गलत क्या है ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। सॉरी, ये 777 है, 777, सॉरी, 77 नहीं, 777 है, 777 है। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, 1 से 3 कैसे बन रहा है, तो 1 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं और 1 जोड़ दूं तो 3 बन रहा है। 3 से 10 कैसे बन रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई किया, 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ा, 10 हो गया। 10 से 21 कैसे बन रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई किया, 20 + 1। अब एक पैटर्न क्या बनता हुआ दिख रहा है कि एक बार 2 मल्टीप्लाई किया, 1 जोड़ा, एक बार 3 मल्टीप्लाई किया, 1 जोड़ा, फिर से वापस 2 और 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब एक बार 2 मल्टीप्लाई करना है, एक बार 3 मल्टीप्लाई करना है, ये पैटर्न बन रहा है। तो 21 3 जा क्या हो जाएगा, 63, +1 क्या हो गया, 64, 64 2 जा क्या हो जाएगा, 128, +1 क्या, 129, बिल्कुल सही बैठ रहा है। 129 ट्रिपल क्या हो जाएगा, ट्रिपल, तो ये हो जाएगा आपका 9 3 जा 27, 2 कैरी ओवर, 12 3 जा 36, +2 38, 387, तो ये नहीं सही बैठ रहा, 356, ये 356 सही से नहीं बैठ रहा, बाकी सारे उसी हिसाब से बैठ रहे थे, 356 सही से नहीं बैठ रहा, इस वजह से ये ऑड वन आउट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर। तो एक में 2 मल्टीप्लाई 1 जोड़ा, एक में 3 मल्टीप्लाई 1 जोड़ा। चलो नेक्स्ट, 2 5 10 17 26 37, नेक्स्ट क्या होगा पता लगाओ, नेक्स्ट क्या होगा पता लगाओ। हाँ जी,
लाइक क्लास में। तो देखिए ये डियर क्या है, आपका स्क्वायर में प्लस वन करने वाला है, स्क्वायर में प्लस वन कर दिया, तो ये वन के स्क्वायर में प्लस वन, टू के स्क्वायर में प्लस वन, थ्री के स्क्वायर में प्लस वन, फोर के स्क्वायर में प्लस वन, फाइव के स्क्वायर में प्लस वन, सिक्स के स्क्वायर में प्लस वन, तो ये सेवन के स्क्वायर प्लस वन, तो सेवन के स्क्वायर 49 प्लस वन कितना हो गया, 50 हो गया जी। कितना हो गया जी, 50 हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए। टू एट 18 32 50, नेक्स्ट क्या है पता लगाइए, नेक्स्ट पता लगाइए क्या है भाई नेक्स्ट। तो देखो ये क्या है, स्क्वायर का डबल है, जैसे वन का स्क्वायर वन होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 26। स्क्वायर का डबल है, देखो ये टू मल्टीप्लाई, 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 और ये भी टू मल्टीप्लाई, कितना हो गया 72। स्क्वायर का डबल है 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें सबसे पहले तो आपको अपना हाथ बैठाना है इस पे, लेटर्स को उसके हिसाब से नंबर्स पोजीशन देना, ठीक है ना। इसमें कैसे आ रखना है, इजोटी आ रखना है, इजोटी 5 10 15 20 25 ये आ रखना है। चलो भाई सबसे पहले आप कोडिंग डिकोडिंग में करिए इंडिया की, इंडिया करिए कितना आएगा जी, इंडिया के करिए कितना आएगा। रीजनिंग बस रेक्टेंगल ये इतना ही आता है। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, पूछ रहे हैं तो भाई इतना ही नहीं आता है, तो बता रहे हैं तो ओके। हाँ जी, अभी एक्चुअली क्या है ना, सब थोड़ी पढ़ा सकता हूँ मैं, बस रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ, रैंडम है ना। मैं कल बोला था कि इन क्लास से ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले पढ़ाई ना की हो, इन क्लासेस से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप अपना हाल बता रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए डियर। देखो हर बार जंग इसलिए नहीं लड़ा जाता है कि जीत पक्की हो, कई दफा जंग इसलिए लड़ा जाता है कि भाई हम नेक्स्ट वॉर के लिए रेडी रहें। ठीक है, मान लो अभी हमारे कंट्री में कुछ बात आ जाए, लेकिन कोई वॉर कर दे, तो थोड़ी हम कहेंगे नहीं अभी हम बिजी हैं, हम लड़ेंगे भाई। तो वही चीज है कि हो सकता है कि आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं है कल के लिए, संडे के लिए सॉरी, आपने टारगेट किया था कि भाई उस हिसाब से चीज नहीं हो पाई। सबकी लाइफ अलग है, किसी किसी पर्सन ऐसा होता है तैयारी अच्छे स्टार्ट करता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, इसकी फैमिली में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आ गया, इसमें बिजी हो गया। प्रैक्टिकल होकर चीज देखना पड़ेगा ना, तो हम उतने वे में प्रिपेयर नहीं हो पाए। फिर भी जितनी आपने प्रिपरेशन की है, जितनी आपके अंदर ये है ताकत है, आप अपना अटेम्प्ट दीजिए। ठीक है, नहीं भी हुए तो आप उतना बेहतर चीज सीख पाएंगे जो आप अगले टाइम के लिए रेडी रहेंगे। कई दफा ऐसा देखा ना कि वो हार के कोई मुस्कुरा रहा है कि उसको पता चल गया कि हाँ भाई कहाँ मेरे इस अंदर कमी रही है, नेक्स्ट टाइम मैं छोड़ूंगा नहीं। एक कहानी बड़ा फेमस है, सचिन तेंदुलकर का है। सचिन तेंदुलकर तो आप लोग जानते ही हैं, महान क्रिकेटर था। तो महान लोग ऐसे थोड़ी हो गए हैं। एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर था, नया बॉलर था, डेब्यू किया था, उसने सचिन का बोल्ड मारा था, सचिन को बोल्ड मारा था। तो सचिन के पास ऑटोग्राफ लेके आए कि भाई मेरा पहला मैच था, मैंने आपको बोल्ड मारा, ऑटोग्राफ। तो सचिन ने ऑटोग्राफ दिया, उसके साथ बोला कि आज के बाद जिंदगी में तो मुझे कभी आउट नहीं कर पाओगे। उसके बाद उसके बहुत मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ, लेकिन कभी भी आउट नहीं कर पाया उसने।
कसम खा ली उसने। वो समझ गया कि हाँ इसने क्यों गोल्ड मारा, कहाँ पे मेरी कमी रही, उस कमी को पकड़ लिया बस। नेक्स्ट टाइम मतलब इतना कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रहता है मेनली, है ना। तो आप लोग मान लीजिए कई लोग ऐसा होता होगा कि सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सीजीएल दे रहा है, या सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अच्छे से नहीं हो पाया, तो ये गिव अप नहीं मारना है कि हटाओ इस बार देना ही नहीं है, हम सीएचएसएल पे, फिर तो सीएचएसएल आएगा फिर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। फुल फोकस से एग्जाम दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना, सीखने को ही मिलेगा। सर आपका ब्रेन परसों के लिए लोन दे दीजिए, और मान लो परसों तक कोई डाउट पूछने आ गया, तो तुम्हारे ब्रेन से डाउट हम बता पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंट है आपको? अगर आए तो ले लीजिए फिर हमारा, ठीक है ना, हटाओ ले लो, खत्म करो मुद्दा। ठीक है, इंडिया के जिसने कोडिंग कर ली भाई, ये कोडिंग करो भाई, अमरजीत की कोडिंग करो, जिसने इंडिया के कर ली कोडिंग। हाँ जी, तो आई हो गया 9, 14, 4, 9, ठीक है, और ए मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, 1, ठीक है, एम एन ओ 13, 1, एन, सॉरी आर है ये, ओ पी क्यू आर, ओ 15 होता है, आर कितना हो गया, 18 हो गया, आई जे 10, 5, 5, टी कितना है, 20। ठीक है जी, चलिए, ये चीज आपका थोड़ा मजबूत होना चाहिए इस टॉपिक के लिए। अब जल्दी से बताइए मेरे को, अगर राइट, WRITE, राइट की कोडिंग है VQHST, बताइए माइट की कोडिंग क्या हो जाएगी, MIGST, माइट की कोडिंग क्या हो जाएगी बताइए। राइट की कोडिंग ये है, तो माइट की कोडिंग क्या होगी बताइए। पहले पोजीशन बैठा लो, इजी हो जाता है, पोजीशन बैठा लो पहले, पहले पोजीशन बैठा लो। तो डब्ल्यू कितना हो गया, 23, आर कितना हो गया, 18, आई कितना हो गया, 9, टी 25, वी कितना 22, क्यू कितना 17, एच कितना 8, एस कितना 19, डी कितना 4। अब यहाँ पे देखो ये लॉजिक बन रहा है, 23, 22 घट रहा है, तो -1 हो गया, घट रहा है 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 -1 हो गया। तो बस इनसे 1 1 कम करते जाओ, 1 1 कम करते जाओ इनसे, बस 1 1 माइनस करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो LHFGS, 1 1 कम करते जाओ, आंसर आ जाएगा। आ गया जी आंसर, ठीक है, चलो और करिए। मान लो मैं कह रहा हूँ चेयर की कोडिंग है, CHAIR, चेयर की कोडिंग है EJCKT, चेयर की कोडिंग है, बताना है आपको टेबल की कोडिंग क्या होगी, टेबल, टेबल की कोडिंग क्या होगी बताना है। चेयर की कोडिंग है, टेबल कोडिंग क्या होगी बताना है। नेमिंग कर लो पहले, सॉरी नंबरिंग कर लो। तो सी हो गया 3, 8, 1, 9, 18, ई कितना हो गया, 5, 10, 3, 11, 20। अब यहाँ देखो 3 से 5 +2 जोड़ा, 8 से 10 +2, +2, +2, +2, तो यहाँ भी आप +2 जोड़ते जाओ। T+2 क्या हो जाएगा, टी के दो बाद क्या आएगा, वी आएगा। A+2 क्या हो जाएगा, सी, B+2 क्या हो जाएगा, डी, L+2 क्या हो जाएगा, तो एन आ जाएगा, E+2 क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, हिसाब से कर लेना है आपको।
क्लियर? चलिए अब मैं क्लॉक का रिवीजन कराता हूँ। क्लॉक में मेनली चार वैरायटी है, चार वैरायटी। एक हमारा हो जाता है मिरर इमेज, एक हो जाता है टाइम का वाटर इमेज, फिर एक हो जाता है हमारा टाइम कॉन्सेप्ट, एंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए बताइए, अगर घड़ी पे 7 o'clock बजा है, 7 o'clock, तो इसका मिरर इमेज में कितना टाइम होगा बताइए? मिरर इमेज में कितना टाइम होगा बताइए? घड़ी में अगर 7 o'clock बजा है तो मिरर इमेज में कितना टाइम होगा बताइए? नहीं नहीं जी, आज मैथ का मैराथन नहीं हो। अब इसके बाद चिल करना है, थोड़ा शांत रहना है ना। मैं पुरानी वीडियोस हैं, मैं डाल दूंगा, इन केस अगर नहीं मन लग रहा है कुछ तो रिवीजन करने के लिए उन वीडियोस का यूज करिएगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा फॉर्मूला रिवीजन की। बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, कल पढ़ाई वढ़ाई कुछ मत करना, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। इस टाइम पे प्रेशर हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी पता चले आप फेसबुक में क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, फिर कोई रैंडम किसी कोचिंग का क्वेश्चन उड़ता हुआ आ रहा है तो उसको लगा रहा है, और कोई स्टूडेंट रैंडम क्वेश्चन दे रहा है, इन सब चीजों को अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो पढ़ा है उसी से एग्जाम निकलता है। लास्ट 1-2 दिन का काम ये होता है कि संडे का जो दिन आ रहा है उसको दिन को अब भूल जाओ, मतलब ऐसा समझो कि बस जाके एग्जाम देना है, उससे ज्यादा सोचो कि प्रेशर आएगा, और प्रेशर अच्छी चीज नहीं होती है। मोटिवेशन अच्छी चीज होती है, मोटिवेशन आना चाहिए 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, कि हाँ मेरा एग्जाम है इस डेट को। 2 दिन पहले जो होता है वो मोटिवेशन नहीं होता, प्रेशर होता है, और प्रेशर अच्छी चीज बिल्कुल नहीं होती है। प्रेशर से अच्छे से लोग गलत कर जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक और टेक्नोमेट्रिक, शॉर्ट ट्रिक यही है कि टेक्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चन कर लो, आंसर निकाल लो, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है ना? बाकी आप लोग के ग्रुप में कराया था टेक्नोमेट्रिक, उसमें ऐसा कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सर में जो सब मिक्स हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल मिक्स। अब मिक्स ही होना चाहिए डियर, मिक्स ही होना चाहिए, पेपर में सब कुछ एक साथ है ना, तो मिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, मिक्स ही होना चाहिए, पेपर में सब एक साथ आ रहा है, अकबर आ गया, फिर प्रीपोजिशन है, फिर उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सब मिक्स ही होना चाहिए डियर, क्योंकि वहां रेंडमनेस है ना। तो देखो कई चीज आप लोग ऐसे फील कर रहे हो, आपको लगता होगा मेरे अंदर ही हो रहा है, और मैं आपको अगर ये बता दूं कि सबके अंदर हो रहा है, तो आप चिल हो जाओगे ना, फिर आप नदी नहाने भाग जाओगे। ठीक है, यार आओ सबके साथ हो रहा है, तो मैं तो यही करूंगा कि भाई सैटरडे को आप लोग नदी पकड़ लो, है ना, जितने लोग के आसपास नदी है सब लोग नदी पकड़ लो। उसके बाद आराम से चिल होके संडे को एग्जाम दो, सैटरडे टर्डे को कोई मत पढ़ना, मेरा सजेशन यही है। अब बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, हाँ जी बताइए, फिर 7 बजे का मिरर इमेज बताइए क्या हो जाएगा, मिरर इमेज का टाइम। माइंड को कंट्रोल कैसे करें? नदी में स्विम करना ही नहीं है, ये नहीं कि नदी में डूब गया ना, नदी में नहाने जाना, नदी के जहाँ पानी कम हो, है ना। हाँ जी, देखिए डियर, एग्जाम हॉल पे ना सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। बाकी इसमें कोई ऐसा यूनिवर्सल वे नहीं है, सबका अपना अलग तरीका है। बाकी एग्जाम हॉल पहुंचते ही मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चीजें दिमाग कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि फिर गोल क्लियर हो जाता है ना, ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, गोल क्लियर हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है, यकीन मानिए। आप पहुंचिए वहां तक, वहां पे नॉर्मल हो जाएगा। मजा आ रही है, सर्फिसिंग करने जाएगा, अच्छा मजा आ रही है। चलो भाई क्वेश्चन आंसर दो। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक काम करती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि 12 में माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, तो 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5 o'clock, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 5:40, इसका मिरर इमेज का टाइम बताओ क्या होगा? इसका मिरर इमेज का टाइम क्या होगा? मिरर इमेज का टाइम क्या होगा बताइए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसका मिरर इमेज का टाइम बताइए क्या होगा? तो देखो जब आपका मिनट आ जाता है तो आपको 12 से माइनस नहीं करना है ना, आपको करना है 1160 से माइनस। 1160, देखो देखा जाए तो
60 में 80 1 आवर होता है, 1 आवर जोड़ दो तो 12 हो गया, और इससे आसानी से हो जाएगा। तो 1160 में 540 माइनस करो, तो 1640 क्या 20, और 11 में 5 क्या कितना 6, तो कितना हो जाएगा 620, 620। हाँ जी हाँ जी ठीक है 620। चलो नेक्स्ट बताओ 1340, इसका मिरर इमेज टाइम बताओ, मिरर इमेज टाइम बताओ। 1340 की मिरर इमेज टाइम बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो 1340 पहले तो हमारा फॉर्मेट ही नहीं होता, हमारा फॉर्मेट होता है 12 ओवर वाला, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 140। अब 140 को आप माइनस करो, 1160 से 140 माइनस करो, कितना बचा, तो 1020 आपका आंसर आ जाएगा, 1020 आंसर आ जाएगा, ठीक है 1020 आंसर आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, वाटर इमेज। वाटर इमेज मतलब इसमें हमारा जो मिरर रहेगा वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल। क्या रखिएगा इसमें, मिरर कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो अगर मान लो मेरे को यहाँ पे बताना है टाइम क्या होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी। अच्छा एक बात बताइए, वाटर इमेज और मिरर इमेज किसमें टाइम अप्रोक्स होता है बताइए, यही बताइए किसमें टाइम एग्जैक्ट होता है, ये बता दो। अच्छा किसमें टाइम एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट लिख के बोलिएगा, क्योंकि मैंने दो चीज बोल दिया ना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। एग्जैक्ट इक्वल टू लिख के बताओ मेरे को, किसमें टाइम एग्जैक्ट होता है। अप्रोक्स वाटर इमेज एग्जैक्ट, ठीक है। तो वाटर इमेज में क्या बताया था जी, किसमें होता है, तो वाटर इमेज में आप किससे माइनस करेंगे, 1830 से, किससे माइनस करेंगे 1830 से, ठीक है। तो पहला बताइए, अगर मान लो 820 बजा, 820, 820 के वाटर इमेज टाइम बताइए, 820 के वाटर इमेज में कितना टाइम हो जाएगा बताइए, 820 के वाटर इमेज में कितना टाइम हो जाएगा बताइए। तो ये क्या हो गया, 1830 माइनस 820 कितना हो गया, 1010 आ रहा है जी, कितना आ रहा है, 1010, 1010 आ रहा है। हाँ जी मैं खाना पीना पहले से खा के बैठ गया था, क्लास मेरी खत्म हुई थी, मैं तुरंत खाना खा लिया। थैंक यू फॉर आस्किंग। अगर नेक्स्ट अगर आ जाए, आप बताओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। 1050, आप बताओ 1015 बताइए जी, 1015 में कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे अगर मैं वाटर इमेज निकालूं तो उसका टाइम बताइए कितना हो जाएगा, वाटर इमेज टाइम। 1040, 1050 का वाटर इमेज टाइम। तो याद रखिए भाई मेरे, याद रखिए कि 1830 से माइनस करना है। अब 1830 को मैं लिख सकता हूँ 17, एक घंटे को यहाँ भेज दिया तो एक घंटे जो है 60 मिनट बदल गया, तो 60 30 कितना हो जाएगा 90, तो मैं इसको 1790 भी लिख सकता हूँ,
तो 1050 को माइनस कर दिया 1790 से, तो कितना आ जाएगा 40 और 740 आ जाएगा। तो जब भी आपका मिनट जो है मोर देन 30 हो, मोर देन 30 मिनट हो, तब आप माइनस करिए 1790 से। और जब भी मिनट आपका लेस देन 30 हो, लेस देन 30 है, उस समय आप माइनस करिए 1830 से, 1830 से माइनस करिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मुझे बताइए कि जो आवर हैंड है, आवर हैंड वो 1 आवर में कितना एंगल मूव करता है। आवर हैंड, आवर हैंड जो है 1 आवर में कितना एंगल मूव करता है। बिल्कुल सही। तो आवर हैंड जो है 1 आवर में 30 डिग्री मूव करता है। नेक्स्ट, आवर हैंड जो है 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है बताइए। आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है बताइए, 1 मिनट में। हाफ आएगा डियर, हाफ, हाफ डिग्री है, ठीक है ना। वो जो आप 6 बोल रहे हो मिनट हैंड में आता है वो। तो मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड वो बताइए 1 आवर में कितना करेगा। 1 आवर में कितना करेगा मिनट हैंड, 1 आवर में कितना डिग्री मूव करेगा बताइए मिनट हैंड। मिनट हैंड जो है 1 आवर में कितना डिग्री मूव करेगा। 1 आवर में करेगा 360 डिग्री, और 1 मिनट में कितना करेगा 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना करेगा 6 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब एक सवाल है मेरा, बिटवीन 220 टू 340 आवर हैंड कितना एंगल मूव करेगा। आवर हैंड कितना डिग्री मूव करेगा बताइए। मतलब इन दोनों बीच में आवर हैंड में कितना एंगल होगा बताइए। वहां से वहां जाने में आवर हैंड कितना मूव करेगा बताइए। तो देखिए इसको ऐसा देखिए कि 2 से 3 मतलब 1 घंटा हो गया 1 आवर, प्लस में 20 से 40 मतलब 20 मिनट हो गया, 20 मिनट। तो 1 घंटे में आवर हैंड कितना मूव करता है 30 मिनट, तो 30 डिग्री प्लस 20 मिनट में कितना एंगल हो जाएगा। तो हाफ इंटू 20 कर दिया, मतलब 10 डिग्री। तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री हो जाएगा। अरे ये वाला काफी लोग गलत किए भाई। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस सुनो। देखो पिछले साल के जितने भी एग्जाम है उसमें 20 नहीं पूछा,
और प्रोबेबिलिटी सिलेबस में दिया नहीं है, ठीक है। अगर मान लो सब कुछ हो गया है, आपका कोई प्रोबेबिलिटी बचा है तो पढ़ लो, अगर सब कुछ नहीं हुआ है, रिवाइज करना है तो मत करो। तो यहाँ पे अपनी टाइम के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन लो। तो 40 डिग्री आ गया, ठीक है जी। ये काफी लोग गलत किए हैं, तो इसको एक बार और दूसरा क्वेश्चन लेके देखता हूँ। मान लो 5:10 से 7:30 इसके बीच में कितना एंगल होगा, कितना एंगल, किसके बीच में कितना एंगल होता है? मेरा कमेंट कहाँ है? माइनस को कैसे ऐड किया? माइनस कौन है भाई? माइनस कौन है? मिनट है, मिनट है, मिनट। तो देखो मिनट सिंपल समझो ना कि 40 से 20 20 मिनट हुए ना, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री है, तो 20 मिनट में कितना हो गया? 10 डिग्री हो गया। तो 1 आवर में 30 डिग्री, और 20 मिनट में 10 डिग्री, 30 + 10 40 हो गया। लेकिन ये इस दुनिया में जितने भी कमेंट हैं सब यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। जैसे मैंने ये बोला, ये भी आसपास के यूनिवर्स में घूमता है, ठीक है। जाने दीजिए कमेंट, नया कमेंट करिए। मेरा 9th 10th में एक स्कूल था, मतलब प्योर उस टाइप का स्कूल था, मतलब मैं आर्मी टाइप का, हाईली डिसिप्लिन, हाईली मतलब हाईली, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप लोग, इमेजिन नहीं कर सकते डिसिप्लिन का लेवल क्या था स्कूल में। बट वो स्कूल स्टेट का टॉप स्कूल था, वहां पे एडमिशन लेने के लिए प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम होते थे, पूरी यूपी से एंट्रेंस एग्जाम देते थे। उसका प्रिंसिपल ना बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन वो बिजी रहता था। अगर उसने कभी किसी चीज को करते हुए पकड़ लिया तुम्हें, और तुमने बोला सॉरी सर, तो समझो फिर तो वो और मारता था, फिर मारता इन द सेंस कि पनिशमेंट और लेवल का होता था। फिर वो यही ज्ञान देता था कि देखो तुमको बताया गया है, बताने के बाद भी गलती कर रहे हो तो गलती नहीं है, पाप है, इस टाइप से थोड़ा सा पुरानी विचारधारा का था। तो मैंने उस कोड को ऐसे क्रैक मारा था कि बिजी आदमी है, कभी भी कुछ गलती हो तो एक्सेप्ट मत करो, इसको कहानी सुनाते रहो, ठीक है ना। जैसे वहां पे फोन का कॉल करने का टाइम फिक्स था, जैसे 4 to 5, और मान लो मैं 5 बजे के बाद कॉल कर रहा हूँ, कोई नहीं है, उसने पकड़ लिया मान लो मेरे को, तो मैं ही नहीं कहूंगा सॉरी सर, कहेगा आपको बताया गया वो। मैं उसको लंबी कहानी सुनाना स्टार्ट कर दूं, देखिए सर मैं यहाँ पे था, पहले 10 लोग यहाँ पे थे, 10 में 5 यहाँ चले गए, फिर 3 बचे थे, फिर मैंने आया तो फिर उसको कॉल करके मैं पैसे लेने अंदर गया, पैसे लेके बाहर आया। जैसे मैं 2 से 3 मिनट तक कहानी सुनाता तो भाग जाता था वो, है ना, क्योंकि वो बिजी रहता था। क्रैक कर लिया मैंने उसका कोड। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि देखो रीजनिंग ऐसा ही है, क्रैक करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन अलग है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। क्रैक करने के लिए आपका दिमाग एकदम से शांत होना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में किसी का अगर मैथ बहुत अच्छा है तो बात अलग है, बिल्कुल ऐसा मत करना कि मैथ पहले स्टार्ट कर रहा है, नहीं तो खुद क्रैक हो जाएंगे, ठीक है ना। हमेशा रीजनिंग पहले स्टार्ट करो, क्यों? रीजनिंग एक फ्रेश माइंड से की जाती है, जो आपने पढ़ा है। कई रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी आप आंसर कर सकते हैं, अगर आप फ्रेश माइंड से कर रहे हैं, फ्रेश माइंड से, ठीक है। बिल्कुल आप साइलेंस के साथ बैठिए कि हाँ, टेंशन नहीं लेना है, कि आराम से पहले मैं इन क्वेश्चन को करता हूँ, आराम से साइलेंस के साथ, तब जाके रीजनिंग क्रैक होती है। क्योंकि कितना भी मैं पढ़ा दूं, कितना भी, लेकिन रीजनिंग में मैं गारंटी ले सकता हूँ कि सारा का सारा कॉपी से आ जाएगा। मैथ में गारंटी ले सकता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैच कर जाएगा, फॉर्मूला मैच कर, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा होता है रीजनिंग। इसलिए पहले आराम से फ्रेश माइंड से रीजनिंग करना, जब हो जाए देन आप फिर जीके इंग्लिश में स्विच करना, ठीक है। उसके बाद फिर आप आइए मैथ में। तो चीजों को ऐसे देखो, आप कई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा उसको क्रैक करने का, बस यही तरीका है। अब इसमें मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि देखो, मुझे जो लगता है बेहतर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, और मैंने बहुत सारे टॉपर्स से भी ऐसा समझा है, और जो मेरे साथ तैयारी भी कर रहे हैं लोग यूपीएससी वगैरह की या एसएससी और एग्जाम की, उनसे भी चीज मैंने समझा है कि जैसे मान लो आपने रीजनिंग ही उठाया, ठीक है, तो उसमें पहले सबसे बोलिए, पहले बोलिए फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब क्या है कि आपने रीजनिंग में 1 क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन तक गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 25 क्वेश्चन तक गए। उसमें आपको करना क्या है, बिल्कुल भी आपको उलझना नहीं किसी क्वेश्चन पे।
मान लो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको आ रहा है तुरंत, आपको आ रहा है, आपने इसको सॉल्व किया, ऑप्शन पे टिक मारा जो आपको पेपर में लिखा, और इसको सही के साइन बना दिया कि मतलब ये मेरा हो गया। दूसरा आ रहा है, आपने पढ़ा, इसको सॉल्व किया, टिक मार दिया। तीसरा आ रहा है, पढ़ा, सॉल्व, टिक। अब चौथे में आपको लग रहा है कि यार ये चीज ना थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, अभी मैं इसको क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आ जाएगा लेकिन शायद शायद टाइम लगे, तो इसको एक साइन बना लो। तो इसको आपने क्या किया, एक साइन बना लिया, सर्कल कर लिया। तो सर्कल मतलब क्या है, टिक मतलब क्या है कि हो गया 100%, है ना। सर्कल मतलब क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, या आपको लग रहा है कि लेंदी है, इसको बाद में मेरे को अटेम्प्ट करना है बाद में, ऐसे रूल्स बना दो। और एक चीज ऐसा लिखा है कि आपको, जैसे मान लो सपोज क्लॉक आपने नहीं पढ़ा और क्लॉक का क्वेश्चन आ गया, तो आपको लग रहा है हो ही नहीं सकेगा, तो उसको क्या करना है, क्वार्टर बना लो। ठीक है, क्वार्टर मतलब क्या है कि ये मेरे से होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, मेरे से होना ही नहीं है। ठीक है ना। इससे बेनिफिट क्या होगा ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पता चला जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है या लेंदी क्वेश्चन, लगे पड़े हो 3 4 5 10 मिनट लगे पड़े हो, उसका असर पड़ेगा उन क्वेश्चन में जो आपसे आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट मारा, 30 मिनट आपको रीजनिंग देना है, तो पहली बार 30 मिनट नहीं देना है, पहले आपने क्या किया, 15 से 20 मिनट में उन्हीं क्वेश्चन को किया जो आपसे बन सकते हैं। आप 25 तक आए। इससे दो बेनिफिट है, एक तो क्या है कि आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, अदरवाइज क्या होगा, मान लो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ज्यादा टाइम दे दिए, लास्ट में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है उसको आप टाइम नहीं दे पाए, सारे क्वेश्चन देख लिए, पहला अटेम्प्ट हो गया। अब आप जीके में चले गए, जीके इंग्लिश कोई भी चीज उसमें, वहां पे सेम चीज करिए, जो आपको 100% श्योर है उनको करिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट मारिए, सबका फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना। फिर इंग्लिश का, फिर मैथ में सेम स्ट्रेटेजी, मैथ में फर्स्ट अटेम्प्ट मारा कि जो आपको बिल्कुल लग रहा है आसान आसान है, फॉर्मुला बेस्ड है, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है, जिसका फॉर्मुला 100% याद है उसको किया। जो आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग है, लेंदी है, उसको सर्कल मान लिया। जो आपको लग रहा है बनेगा ही नहीं, उसको आपने क्वार्टर मान लिया। ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे आपका 120 मिनट का पेपर है, मान लीजिए आपने 70 मिनट टाइम दे दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि 70 मिनट में आपने पूरा एक बार पेपर अटेंड मान लिया, पूरे 100 क्वेश्चन आपने एनालाइज कर लिए कि भाई ये 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें जो आपसे बन रहा था उनको आपने कर लिया। ठीक है ना। मान लो आपसे 60 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन पूरे पूरे बन रहे थे, आसान थे, उनको कर लिया आपने। फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। अब आपका आएगा सेकंड अटेम्प्ट, उसमें क्या करना है, जो कंफ्यूजिंग लेंदी क्वेश्चन उस पर आपको ट्राई मारना है। ठीक है ना। अब आप रीजनिंग शुरुआत किया, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था उसको देखा, जीके देखा, इंग्लिश, वो सेकंड अटेम्प्ट हो गया। मान लीजिए सेकंड अटेम्प्ट आपका 30 मिनट का हो गया, 30 मिनट का, उसको आपने पूरा अटेम्प्ट मारा कि जहां पे कंफ्यूजन था उसमें आपको फाइट मारा। फिर आपका बचा 20 मिनट, ठीक है ना, लास्ट के 20 मिनट। इस 20 मिनट में क्या करना है, इस 20, देखो डियर, मैं कल से ये बात बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मुद्दा ही है, अगर तुम्हें लगता है मुद्दा नहीं है तो लाइव क्लास बंद करके आप रिवाइज करो, मुद्दा ही है ये। जिसको कंसर्न है वो अपना सुन लेगा। हो सकता है आपको लगता है कि मेरा क्लॉक 100% क्लियर है, तो वो भी आपका मुद्दा नहीं है, आपको मुद्दांगल टॉपिक होता होगा, है ना। समझो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कमेंट मत करना, क्योंकि मैं बहुत पर्सनली ले लेता हूँ चीजों को, फिर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कमेंट मत, है ना। पहली बार से बस ऐसे ही बोल के छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मत करिएगा सर। बात समझ आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो गया मेरा इतना बोलने के बाद, है ना। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट आपने क्या किया, 70, अब 20 में जो बचा, जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो पहले तो देखो, अभी अभी तक जो नोटिफिकेशन आया उसमें तो यही लिखा है, आज इंतकार सर से बात हो रहा था, वो भी ये बोल रहे थे कि निगेटिव मार्किंग नहीं बोला है। ठीक है, निगेटिव नहीं बोला है। और जो हेड कांस्टेबल का आपका आया था उसमें निगेटिव मार्किंग किया था, उन्होंने अलग से नोटिफिकेशन दिया था हेड कांस्टेबल का। ठीक है, उन्होंने अलग से नोटिफिकेशन दिया था हेड कांस्टेबल वाले में कि निगेटिव मार्किंग है, तो जितना मुझे लग रहा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक बार जैसे पेपर आए ना, तो सबसे पहले पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है, इंस्ट्रक्शन, उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन में खास बात बस यही रहती है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसमें पढ़ लेना। आपको आइडिया लग जाएगा कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर लास्ट अटेम्प्ट में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल टॉपिक नहीं पढ़ा, आपने कुछ आइडिया ही नहीं है, फिर वहां पे आप गेस मारो, तुक्का मारो। तुक्का मारने में भी क्या है कि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, वो ऑप्शन पढ़ा, अब कुछ ऑप्शन पढ़ के आपको लग रहा है कि यार ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आपने मान लो ए बी सी डी है, एलिमिनेट कर रहे हो कि भाई ए तो हो ही नहीं सकता, 3 बचे, 3 में एक तुक्का मार लो। अगर आपने 2 में एलिमिनेट कर दिया, 2 बचे, तो उनको तो डेफिनेटली जाना ही है आपको। ठीक है ना। हाँ, अगर ऑफिशियल है नहीं है तो बस कुछ नहीं, लास्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, तुक्का मारना है।
कि मान लो आपके 10 क्वेश्चन बचे तुक्के वाले, उन 10 में तुक्का मारा तो मान लो आपसे दो चार उसमें सही हो गए, ठीक है, तो अच्छी बात है। ऐसे जाके आपका बैलेंस बनेगा। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों से सुना है, जो मैंने खुद भी पेपर दिए बहुत सारे, उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है, ये बोलता है कि अगर एग्जाम 2 घंटे का है तो आप उस 2 घंटे में अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लूज हो गया आपका उन 2 घंटे में, मान लो आप पेपर अटेम्प्ट करने गए, पहले आपके आधे घंटे 30 मिनट में वो एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे आप बहुत ज्यादा उलझ गए, किसी बात पे कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो डियर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वहां पे कम बैक करने का टाइम नहीं मिलता, कम बैक करने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है कि एक प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना उस टाइम पे, कम बैक करने का टाइम नहीं मिलता। तो कहने का मतलब मेरा बस ये है कि अगर आपका उस 2 घंटे को सही से यूटिलाइज कर पा रहे हो, सही से यूटिलाइज, मतलब उस 2 घंटे में कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा है, आपकी तैयारी तो अप टू मार्क है, अप टू मार्क आपकी तैयारी है, और आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो रहा 2 घंटे में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनका तैयारी बहुत अच्छा होता है, खूब मेहनत मारी उन्होंने, लेकिन पेपर देते समय उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि मान लो पेपर अटेम्प्ट करते समय उनका जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसके पीछे रीजन है, जैसे मैं कल से ही बात बोल रहा हूँ कि भाई मेरे अब पढ़ना नहीं है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस ऐसे विक्की सर तो पढ़ा ही चुके हैं, इसी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ मैं कि भाई पढ़ना नहीं है ना, इन द सेंस कि जो पढ़ाई आपकी पहले हो चुकी है वही डिसाइड करेगी, वही डिसाइड करेगी सिलेक्शन। अब यहाँ पे बस क्या है कि अपने आप को काम करना है कि जो संडे में मेरे 2 घंटे है ना, उस 2 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूँ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अब जैसे एक हमारे स्टूडेंट है, उनका बहुत बढ़िया तैयारी है, बहुत बढ़िया, भगवान दया से उनका सिलेक्शन इस बार श्योर है सीजीएल में, ठीक है। अभी जितने भी पेपर उन्होंने दिया, पासीघाट यूनिवर्सिटी वाला दिया, बहुत सही गया, श्योर ऑफ सिलेक्शन, बहुत तगड़ी में आता है उनकी। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यही आ रही कि अब एग्जाम पास में वाले बेचैनी हो रही है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा चीजें, है ना, कहीं ना कहीं। तो उनको मैंने यही समझाया कि आप दिमाग से हटा दो, ठीक है, दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि आपका संडे को एग्जाम भी है, बिल्कुल हटा दो। क्योंकि अगर आपके दिमाग में बार बार संडे ही चलेगा ना, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो। अब मैं पढ़ाना बंद हो गया, जिसको जाना है चले जाओ भाई, है ना, इतना ही पढ़ाना था बस। अब ये जो बातें ना एग्जाम के लास्ट टाइम ही मैं करता हूँ, तो उसके बाद बात करना बंद होगा, यहीं तक पढ़ाना था, जिसको जाना है थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ। अब जिनका ये है कि सीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से था, उतनी देर वो लोग सुन लेंगे, तो उसका वो भी जा सकते हैं, क्लास ओवर है, इतना ही पढ़ाना था मैं, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये बैठा है रहेगा संडे संडे संडे, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा अंदर भर जाएगा, ठीक है ना। आप सिंपल एक काम करिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि मान लो मेरा एग्जाम ही नहीं है संडे को, या मैं तो सीएचएसएल को ही टारगेट कर रहा था, सीजीएल तो कोई इतनी बड़ी नौकरी नहीं है, प्रेशर ज्यादा होगा, सैलरी से ऐसा कुछ भी अपने आप को ऐसा कन्विंस कर लीजिए कि आपके दिमाग में संडे संडे नहीं चलना चाहिए, ठीक है, संडे संडे नहीं चलना आपके दिमाग। देखो आपका इस वीक के पहले तक जितना आपने पढ़ाई किया ना, इस वीक के पहले तक, उसी से आपका डिफाइन होगा आपका रिजल्ट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। रिजल्ट आपका ये आगे ये 2-4 दिन इनसे कुछ डिसाइड नहीं होगा, इनसे बस ये है कि अगर ये आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया ना, तो वो जो संडे को 2 घंटे आपको अटेम्प्ट करना है ना, वो 2 घंटे आपके 100% नहीं हो पाएंगे। वो अल्टीमेटली डिसाइड क्या होगा, ये 2 घंटे डिसाइड करेगा अल्टीमेटली कि आप 2 घंटे में कितना बेहतर कर रहे हो। तो जैसे आपने माइंड मेकअप कर लिया कि भाई मेरे को देना ही नहीं है सीजीएल, है ना, मैं तो सीएचएसएल के लिए ठीक हूँ, है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप इस 2 घंटे पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और जब तैयारी अच्छी है ही तो आप अच्छे से तो एग्जाम दोगे ही ना। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खुद अपने तरीके जो भी निकाल लो, जो भी तरीके हैं, आपको लगता है कि आप फिजिकल आप एक्सरसाइज करते हैं उससे मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है, आपको लगता है कि मैं गाने सुन लेता हूँ, जो भी तरीका है, बस ये जो 1-2 दिन है ना, इसमें बिल्कुल आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, जिनकी तैयारी अप टू मार्क है, स्ट्रेस नहीं रहना है, ठीक है ना। ये अगर स्ट्रेस आपका रहा, उस 2 घंटे पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो 2 घंटे फिर मैं जो भी प्लानिंग बोल दूं वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स होंगे, जो सिली मिस्टेक्स में आप एग्जाम के बाहर आके खुद पे आप कहोगे कि भाई ऐसी मिस्टेक कैसे हो सकती है। बहुत ही जेन्युइन स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए कि 5+7 पता चले वो लोग
13 लिख के आ रहा है 12 की जगह पे कैलकुलेशन में। ये किस वजह से होता है? प्रेशर की वजह से होता है। तो लास्ट के 1-2 दिन जो है आपको प्रेशर पे इतना कंट्रोल करने की कोशिश करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन का। उसके बाद जैसे मैंने आपको प्लानिंग बताई कि आप पहला अटेम्प्ट मारिए, उसमें जो आ रहा है उसी को करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो आपको आता जा रहा है वो आप करते जा रहे हो, आता जा रहा है करते जा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपको अंदर लगेगा अब तो निकाल ही लूंगा मैं। अब पता चला क्या हुआ कि स्टार्टिंग के 30 मिनट में आपने 1-2 क्वेश्चन ऐसे फंस गए, आपके उलझ गए इतना कि उन क्वेश्चन में मान लो आपने 5 से 10 मिनट दे दिया। आइडियली देखा जाए तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, आप फंस गए, 5 से 10 मिनट दे दिया। अब आपको क्या लगेगा कि यार अब टाइम बचेगा नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, वो 8 मिनट रिकवर करने के लिए आगे के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने का ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी। उस वजह से क्या होगा कि आगे के क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस बढ़ गए। इट्स बेटर कि हमको लग रहा है लेंदी है, इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं कम टाइम पे, उसमें प्रेशर की वजह से गलती ना हो। ये लॉजिकल साउंड हो रहा है? यस और नो? लॉजिकल साउंड हो रहा है? तो करना वही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करना है जिसमें आप 100% से हो रहे हैं, उनको गिल करिए, उस पर अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस हो गया। फिर उसकी ओएमआर भर लीजिए, ओएमआर को भी लास्ट में नहीं रखना है ना, उसकी ओएमआर भर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जहां पे आपका कंफ्यूजन है या फॉर्मूले पे, देखो ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डाउट था कि क्या फॉर्मूला था, प्लस था या माइनस था, आप आगे बढ़ गए, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा उस चीज को सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। दिमाग बहुत पावरफुल है, आप भले आगे बढ़ गए, दिमाग का एक हिस्सा उस चीज को सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। तो बहुत बार ये देखा गया है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको करने आएंगे ना, मतलब 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद दोबारा उस क्वेश्चन करने आएंगे, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो चीज याद आ जाएगा आपको। अगर नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब आपका दिमाग में चीज है ही नहीं है, याद नहीं आएगा, ये भी चीज है। तो पता चला आप उसी टाइम पे उलझ रहे हैं, क्या था फॉर्मूला सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ जाओ। दिमाग का एक ऐसा चीज को सोचता रहेगा, ये साइकोलॉजिकल चीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। तो आपको बस ये कोशिश करना है कि मेरा 2 घंटे में ना मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। पेपर देखो कुछ नहीं कह सकते, जैसे अभी भी क्वेश्चन है कि सर कट ऑफ कैसा जाएगा, हाई लो। अब मैं कैसे बता दूं यार कट ऑफ कैसे जाएगा? पेपर की डिफिकल्टी भी डिपेंड करेगा कट ऑफ कैसा है। पेपर डिफिकल्ट है, पेपर मॉडरेट है, पेपर इजी है, कैसा है उस पर डिफिकल्ट, उस पर डिपेंड करेगा। पेपर अगर डिफिकल्ट है और अच्छी बात है उस समय क्या करना है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस समय तो और इस चीज में ज्यादा फोकस करना है कि जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन है बिल्कुल आराम से मैं करूंगा उनको, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन में से हो पाएंगे, बाकी डिफिकल्ट है किसी नहीं हो पाएंगे। और अच्छी बात है, तो उसको आराम से करना है। तो याद रखो जब आपका पेपर डिफिकल्ट हो तो आपको फोकस ज्यादा करना है कि भाई गलती नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पेपर आसान है तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, और आप फ्री हैंड होके खेलना है। ये 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन अगर आपने टिक कर दिए, एरर मतलब 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, तो बाकी 2 ऑप्शन में रिस्क ले लो। तो पेपर अगर इजी है तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट ज्यादा करना है, इस पे फोकस करना है। पेपर अगर डिफिकल्ट है तो आपका अटेम्प्ट कम होना चाहिए, लेकिन जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए उसमें सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो 25 में से मैथ में 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है जो कुछ ही स्टूडेंट बनेंगे, अब इस 15 में एरर नहीं होना चाहिए, मतलब 30 मार्क्स पक्के पक्के होने चाहिए, इसमें तुक्का मारेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पेपर डिफिकल्ट आसान से आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, वो तो सबके लिए हो गया ना डिफिकल्ट आसान। उस समय अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देनी है कि डिफिकल्ट है तो बिल्कुल आराम से फोकस करूंगा, जो क्वेश्चन आसान है एरर नहीं होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया, देख के उसका गोला भर रहा हूँ कि गोला भरने में गलती ना हो जाए, ठीक है। और जो फिर सेकंड अटेम्प्ट क्वेश्चन, थर्ड अटेम्प्ट के, उसमें फिर तुक्का मारना है, उस पर फिर फाइट मारना है, ठीक है। तो देखो पेपर देने की भी स्ट्रेटेजी होती है। अब ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि मैं किसी किताब से पढ़ के, किस किताब में वो, ये खुद मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, जो बहुत सारे एग्जाम दिए उसके एक्सपीरियंसेस से, जो मेरे आसपास लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम निकाला है, या जो टॉपर टॉक से मुझे कुछ आइडिया लगा कि हाँ इस टाइप से करने से होता है, या मैंने खुद अपने स्टूडेंट को एनालाइज किया कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो एक सम अप एक चीज बता रहा हूँ कि एक ये चीज हो सकता है। अब इसमें ये नहीं कि आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, इसमें जो चीज आपको लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये चीज सुटेबल बैठेगा, उसको ट्राई करिए कि भाई मेरे हिसाब से ये चीज सुटेबल बैठेगा। अगर आपकी कोई ओन स्ट्रेटेजी है कि मैं इसी स्ट्रेटेजी से, मैंने सारे अभी तक एग्जाम ट्राई किए हैं, इसी से मैंने मॉक ट्राई किया है, इसी से मेरा ठीक बैठता है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे यकीन मत करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? तो देखिए अब मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अब पढ़ना वढ़ना नहीं है ना,
एग्जाम तक संडे है तो आप पढ़ोगे ना, प्रेशर बढ़ाएगा और कुछ नहीं बढ़ाएगा। आपको लगता है मूवी देखना है तो जाओ भाई मूवी देखो यार, है ना। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बाइक चलाता हूँ, आप जाओ फिर बाइक चला के आराम से थोड़ा चिल करो, थोड़ा शांति से बैठ जाओ। आप थोड़ा रिलीजियस हैं तो चर्च जाके बैठो, 2-4 घंटा बैठे रहो वहां पे, दिमाग शांत रहेगा, ठीक है ना। अब जो भी चीज है मतलब बस ये रखो कि इस समय आपका संडे मतलब दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है जी। चलिए फिर आज की क्लास में यही तक रखता हूँ, और मैं खुद आप लोग के लिए प्रे करूंगा। और मैं हर बैच में बोला भी हूँ कि आप लोग प्रे करिए कि भाई इन लोग का अच्छा एग्जाम जाए। और मेरा भी देखिए यही होता है कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले तक पूरा फाइट मारता हूँ, 100% फाइट मारता हूँ कि भाई जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, जो मैं कर सकता हूँ अपनी लिमिट से बाहर भी जाके जो कर सकता हूँ मैं करूंगा। एग्जाम के एक दिन पहले मैं भी ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई अब आपके हाथ में है। इन बालकों ने बहुत मेहनत किया है, ठीक है ना, इन स्टूडेंट ने बहुत मेहनत किया है, तो काइंडली थोड़ा सा अगर इन्होंने मेहनत किया तो आप भी थोड़ा सा दया दिखाइए। क्योंकि यहाँ तक हमारे हाथ में था, हमने अपनी फाइट मारी, अब यहाँ से थोड़ा हमारे अपनों की ब्लेसिंग्स हैं, हमारे चाहने वालों की प्रेयर्स हैं, वो सब काम आती हैं, ठीक है। तो यूजली मैं मंदिर मंदिर ये सब कम जाता हूँ लेकिन हाँ एग्जाम पास में आता है तो फिर कहीं ना कहीं मैं भी फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई अब इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ तक तो मेरा पार्ट था, मैंने अपना पूरा पार्ट किया, उन्होंने अपना पार्ट किया। अब यहाँ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा लक फैक्टर काम आ जाए, या थोड़ा सा उनका दिमाग सही रहे, शांत रहे, ठीक है। और देखो सिलेक्शन आप ही जैसे लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन देने वाले कोई बाहर से आते हैं, है ना, आप ही लोग सिलेक्शन देते हैं। अभी तक जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए वो भी ऐसे ही टेंशन में रहते थे, अभी ऐसे वो भी कोर्स किया, रिवीजन क्लास कर रहे हैं, वो भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसा फील करो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, या मेरा नहीं होगा, या मेरा तैयारी उतना नहीं है। ये सब थॉट्स आते रहते हैं, इन थॉट्स के साथ ही सिलेक्शन वाला भी ऐसे निकलता है, ठीक है ना। तो बस फाइट करते रहिए अपनी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन होने के बाद गौरी मीट खाएगा, ठीक है जी। मतलब सिलेक्शन नहीं हो तो गौरी मीट नहीं खिलाएगा, हैं? तब तक हम भूखा रहेगा क्या? चलिए भी आज क्लास नहीं तक रखते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से परफॉर्म करने का ट्राई करिएगा। जैसे आपका एग्जाम पेपर हो जाएगा, आप सोल्यूशन बना देगा तो एक बार चेक कर लेगा, ठीक है। चलिए फिर आज क्लास नहीं तक रखेंगे, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी प्रेयर्स आपके साथ है, ठीक है। बेहतर होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।